हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। ये हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ है ना, और बॉन्ड का नेचर, बॉन्ड लेंथ, ये सब बहुत ढेर सारी बातों का पता लगने वाला है। किसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? वही रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड हैं, खींच लेते हैं किससे? पुअर वाले से है, वो ढेर सारा सब खींच ले जाते हैं। तो वही तो यहाँ पर भी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन हो गया और इलेक्ट्रॉन रिच रीजन हो गया, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच रीजन में इलेक्ट्रॉन जिधर ज़्यादा हो रहे हैं उधर की साइड खिंचते चले जाते हैं। ठीक है ना। यानी ये देखो क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जो साझे का इलेक्ट्रॉन है उसको जो खींचने की पावर होती है किसमें? रिच डैड में भैया। ठीक है ना। यानी वो क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा बोलेंगे भैया ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे बोलेंगे वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन ऑफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी क्या हुआ? टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ठीक, in a compound to attract a part of bonded atoms, bonded electrons। ठीक है ना बेटा। यानी एटम के अंदर किसी कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है, हम लोग उसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड to attract bonded electrons towards itself is known as electronegativity। यानी भाई पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो, यानी शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको जो अट्रैक्ट करने की पावर है वही क्या बोला गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ना जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये चेक करो, ये देखो ये हाइड्रोजन, ये देखो ये फ्लोरीन, और हमें मालूम है फ्लोरीन रिच डैड हैं, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेंगे तो देखो फ्लोरीन खींच ले गए अपनी साइड में, रिच थे और रिच हो गए, है ना। तो ये देखो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो क्या बोला? देखो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन और फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन रिच रीजन। तो यानी मोर निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। इसी को क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो बेटा। अब मैं आपको दिखाता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या कुछ है, चेक करता हूं। दोनों में है पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी शो करते हैं। तो जिसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसको हमने बोला था कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जरा दोनों में डिफरेंस देखा जाए, क्या है अंतर? देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब था? अभी आपने देखा टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की पावर क्या बोली गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और वहाँ पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, बॉन्डेड नहीं, एक इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर? आइसोलेटेड गैसेस एटम कंडीशन में, तो उसको क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो ना क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन भेज दो, जितनी एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो उसी को बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते तो सिर्फ एनर्जी रिलीज बोलते, एब्जॉर्ब की बात फिर नहीं करते, ध्यान रखिएगा। अब बेटा देखो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो रिलेटिव वैल्यू है। ये क्या रिलेटिव वैल्यू क्या होता है जरा समझते हैं। रिलेटिव वैल्यू क्या होता है जरा देखना बेटा, ये रहा HCl
Cl मोर निगेटिव है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है Cl अपनी साइड खींच ले गया, इस पर पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। अब देखो इसी Cl को हमने फ्लोरीन के साथ जोड़ दिया, अब Cl की रंगबाजी खत्म, अब फ्लोरीन की चालू। कहें फ्लोरीन ज़्यादा निगेटिव है भाई, तो अब ज़्यादा निगेटिव फ्लोरीन है, तो ये देखो इसने अपनी साइड खींच लिया, इस पर पार्शियल निगेटिव और Cl पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मेरा कहना ये बेटा सिंपल सी बात है कि यही देखो अभी क्लोरीन ऊपर रंगबाजी दिखा रहे थे, इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, रिच डेड बने हुए थे, नीचे पुअर डेड हो गए तुरंत, है ना। क्यों? उनसे बड़े बॉस हो गए भाई, फ्लोरीन उनसे ज़्यादा निगेटिव है, तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड खींच ले रहे। तो कंपैरिजन है ना, रिलेटिवली देखना पड़ेगा ना, एक के रिलेटिवली किसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा है, तो दिख गया भैया, अभी ऊपर Cl में ज़्यादा था, अभी फ्लोरीन में ज़्यादा हो गया, Cl में नहीं रहा उतना नीचे वाले में। क्लियर ना? इसलिए क्या बोला, रिलेटिव टेंडेंसी है। और यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू कि भैया ये आपने Cl लिया, एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, Cl ये माइनस बन गया, इसका Heg की एक वैल्यू आएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी ये वैल्यू फिक्स हो गई भैया, ध्यान रखिएगा, ये Heg की वैल्यू है ना, ये क्या होगी, एब्सोल्यूट, है ना। और इधर रिलेटिव, यानी किसके साथ जोड़ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इसमें एक रेगुलर चेंज मिलता है, इसमें रेगुलर चेंज नहीं मिलता। सच्चाई में बोलूँ, रेगुलर चेंज यहाँ भी नहीं मिलता, ऊपर से नीचे वाले में, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक्सेप्शन में भी वो पॉइंट दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग इन जनरल बोले तो यहाँ बोलते हैं रेगुलर चेंज होता है, यहाँ रेगुलर चेंज नहीं होता। याद है ना, बीच में हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ऑर्बिटल आ गए थे, एक्स्ट्रा स्टेबल थे, तो उसमें हम जब इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो क्या हो रहा था, एनर्जी देनी पड़ रही थी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव हो गया था। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये रेगुलर चेंज नहीं होता, इसमें क्या होता है, रेगुलरली चेंज। जबकि मैंने बोला यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, अभी हम लोग एक्सेप्शन को अलग से पढ़ लेंगे। इतनी बात क्लियर। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो कंपैरिजन है भैया दोनों के बीच का, है ना, किसमें ज़्यादा किसमें कम। और यहाँ पर इसमें यूनिट होती है, आप चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोलो, किलो जूल पर मोल बोलो, किलो कैलोरी पर मोल बोलो, यानी यहाँ पर यूनिट है किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में, क्योंकि वो तो इंथैल्पी है ना। और यहाँ क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। बात समझ गए? तो ये लो भाई, देखिए दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हुआ। अब बेटा यहाँ पर आपसे एक बात कहते हैं, ये वैसे अब हमारे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात इस पर कर लें। एक मुल्किन ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का स्केल बना दिया। क्या बनाया मुल्किन ने, कि इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है एलिमेंट की, वो एवरेज वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की एवरेज। तो भैया क्या करोगे, दोनों को जोड़ के अपन 2 करोगे, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, हाँ, ये बात ध्यान रखना, कंडीशन अप्लाइड माने ये जो वैल्यूज है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में देना चाहिए, ठीक है ना बेटा। यानी ये वैल्यू किस में आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दोगे, मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज किस में मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलना चाहिए। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा भाई। ऐसे ही एलाइड रोसो ने भी एक यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का स्केल बनाया। इन्होंने उसके लिए ये फार्मूला आपके सामने रख दिया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल्स टू जेड, यानी जेफ क्या था, जेड इफेक्टिव इंटू ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ये उसी की वैल्यू सॉल्व करके आगे लिखा है, ये आप याद करो या नहीं याद करो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना बेटा। आइए नेक्स्ट पॉइंट। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को, जा बेटा बताओ, आप ही बताओ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी था ना, पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर। अब बोलो, अगर मैं सेल का साइज बढ़ाऊं, यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ाऊं, यानी सेल नंबर बढ़ाऊं, तो क्या होगा, न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डेड वाला है उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और छोटा साइज होगा तो नज़दीक रहेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा।
अब बोलो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा कि नहीं होगा? अट्रैक्शन कम होगा ना। तो वही क्या बोल रहा है कि अगर साइज ऑफ एटम ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सही तो है, यानी साइज ऑफ एटम ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। सिंपल। अब देखो, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ाऊं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। सिंपल है। अब बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाओ। आपको मालूम है स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम फोर्स लगेगा, कम फोर्स लगेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है। अब बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये क्या होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर। और थोड़ा सा आपको पीछे का याद दिलाऊं, हाइब्रिडाइजेशन वाला। आपको मालूम है ये एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3, है ना। इस sp वाले में जरा देखो, sp वाले में s और p दो है ना, तो s का हिस्सा कितना होगा बेटा? s का हिस्सा कितना होगा? 50%। क्यों? दो में से एक ऐसा है ना। अब देखो sp2 में 3 है भाई, 3, ठीक है ना। तो 3 में जरा देखो, 3 में एक s का हिस्सा है तो कितना हो जाएगा बेटा? 33.33%। बोलो करेक्ट। 4 हो जाएगा तो 4 में एक s का हिस्सा होगा और वो कितना होगा बेटा? 25%। तो s ऑर्बिटल हमारा सबसे छोटा होता है, p उससे बड़ा होता है, d उससे बड़ा होता है, f उससे बड़ा होता है। तो जो s ऑर्बिटल वो बहुत छोटा है, तो अगर हम s का परसेंटेज, s का फ्रैक्शन, s का हिस्सा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा, और जब साइज छोटा हो जाएगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। यानी जितना ज़्यादा s होगा, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी s का हिस्सा जितना ज़्यादा होगा, s का फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, s का पार्ट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, किसी बॉन्डेड एटम में, वहाँ पर क्या हो जाएगा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? s छोटे साइज का है, छोटे साइज का ऑर्बिटल ज़्यादा हो जाएगा तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगा, और बोलो ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं वैल्यू? तो अब इसका मतलब मेरे को क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको वैल्यू सहित दिखा देता हूँ। ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp, इस पर sp2 और इस वाले पर sp3, ठीक है ना। अब पता है इसमें s कैरेक्टर 50%, इसमें s कैरेक्टर 33.33%, इसमें 25%, ठीक है ना। अब आइए जरा देखते हैं इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वाले कार्बन की 3.0 और इस वाले की 2.8, इस वाले की 2.5। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता लग गया कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्लियर? अब बेटा देखो, हम लोग अगली बात करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर? जरा चेक करो, ये रहा, हम लोग इधर से इधर चलें तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। यानी इन अ पीरियड, आओ देखें क्या होगा इन अ पीरियड। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये रहा लिथियम, सोडियम, लिथियम, बरीलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। देखो नियॉन तो किसी से दोस्ती करता नहीं, इसका तो 0 हो गया। ठीक, हमें मालूम है जब आगे चलूंगा साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ेगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो यानी आगे जाने पर पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। ठीक, अब वैल्यू कैसे बढ़ रही है, कितना है, तो मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ, आपको पूरा याद हो जाएगा बेटा, पूरा याद हो जाएगा। देखना ना, जैसे लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, 0.5 जोड़ते जाओ, अगला पता चल जाएगा। ये देखो 1.0
यहाँ आया 1.5, यहाँ आया 2.0, यहाँ आया 2.5, यहाँ आया 3.0, ये रहा 3.5, ये रहा 4.0, और तो जीरो है ही है। क्यों? दोस्ती करे तब तो फिर शेयरिंग हो, शेयरिंग करे तब तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोले, नहीं बोल सकते। अच्छा बोलो, पूरी लाइन याद हो गई कि नहीं? पहले क्या हो गई? 1.0 लिथियम, फिर क्या 0.5 बढ़ाते जाओ ना। अगला कौन? देखो 1.5, अगला 2.0, फिर कौन 2.0, फिर कौन 2.5, फिर कौन 3.0, फिर कौन 3.5, फिर कौन 4.0, नियॉन 0। कोई बॉन्ड ही नहीं बना रहा तो कैसे बोले उसका? अब देखो बेटा, तो यानी इसका मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहे हैं ना। क्यों कर रहा है? इंक्रीजेस क्यों कर रहा है? ड्यू टू डिक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू भी आपको याद करा दिया मैंने। ठीक, नेक्स्ट मिलाओ, जरा ऊपर से नीचे में भी देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरान, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन और नियॉन आर्गन। ठीक, अब बेटा इनका भी चेक कर लो, बहुत सिंपल है। देखो 0.3 बढ़ाते जाना, यहां मिला लो, ये रहा 0.9, 0.3 बढ़ाइए, 0.393, 12 और 3 1.5 और 3 1.8, फिर फास्फोरस में ही है भैया 1.8 प्लस 3 यानी 2.1। ये देखो भाई, है ना, सब में 0.3 जोड़ते जा रहे हैं, पता चल जाएगा। अब लेकिन बस यहीं पर थोड़ा गड़बड़ है। सल्फर का हो गया 2.56, क्लोरीन का हो गया 3.0, आर्गन का 0। बेटा हम लोग क्लोरीन का यहाँ पर 3.0 पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन वाले चैप्टर में जाओगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर देखोगे, वहाँ पर उन्होंने 3.2 लिख रखा है। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है 3.0 वाला। ओके, अब जरा ऊपर से नीचे देखो क्या दिख रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है ना, घट रहा है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है। क्यों करता है भाई? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, डिक्रीजेस। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। लेकिन ऐसी बात हर जगह सही नहीं है। आपको ये 2 लाइनें पूरी भैया याद कर लेनी, पूरी ये दोनों लाइनें मैंने आपको बता भी दिया कैसे याद करना। पहले का 1.0 और कितना 0.5 जोड़ते जाओ, दूसरे का 0.9, 0.3 जोड़ते जाओ। हाँ, बस सल्फर का 2.56 हो जाएगा और उसके बाद क्लोरीन का 3.0 हो जाएगा। बस यही तो है, बाकी तो सब वही किया ना, वही तो किया 0.3 जोड़ करके। बोलो याद हो जाएगा कि नहीं? है ना सिंपल। अब देखो मिलाओ, यहां पर हम आपको कुछ एक्सेप्शन दिखा रहे हैं। आपको मालूम है 0 ग्रुप की क्या हो जाएगी? 0 होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्यों? किसी से बंधन ही नहीं करता। ठीक, और जो कंपाउंड बॉन्ड बनाएगा उसकी तो बोलेंगे भैया होगी कुछ न कुछ। यहां पर लिखो, तो 0 ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलवेज 0। क्यों? डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल। बोला बेटा बॉन्ड नहीं बना रहा ना। अब जो सीजियम और फ्रांसियम की बराबर, क्यों भैया सीजियम और फ्रांसियम के बराबर? क्यों भैया? सीजियम से फ्रांसियम में जाएंगे तो 1 सेल इंक्रीज करेगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज 32 से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना बेटा, यानी जो सेल का इंक्रीजमेंट है उसको बेकार कर दे रहा न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इसलिए सीजियम का और फ्रांसियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो भी हम लोग यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता था, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी Cl से कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बॉस फ्लोरीन है, और फ्लोरीन को स्टैंडर्ड मान करके सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालते हैं। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना बेटा। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ F इज मोर देन Cl।
ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl का ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का कम। ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना बेटा, है ना। अब देखो जिंक कैडमियम मरकरी में भैया हर एक में ऊपर से नीचे घटता है, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज यानी ऊपर से नीचे यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सेप्शन है भाई, ऐसा क्यों, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ आपको मालूम है, कैडमियम और मरकरी के बीच में कौन आ गया, लैंथेनॉइड। और लैंथेनॉइड क्या कर देता है, लैंथेनॉइड किसके कारण, यानी 4f वाले बीच में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस की ताकत को घटा नहीं पाते, तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो उसका आईपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखा ना आपने, ये डिफरेंस आया उनके किसमें, आईपी के कारण, ठीक है, वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। क्लियर हुआ बेटा। अब मिलाइए इन थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बोरान वाली फैमिली में ऊपर से नीचे, लेकिन बोरान से एल्युमिनियम में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बोरान से एल्युमिनियम में तो यहाँ तो घटेगी, लेकिन उसके बाद बढ़ना चालू हो जाएगी। आप चेक करो, ये देखो वैल्यू लिखा, बोरान 2.0, एल्युमिनियम 1.5, लेकिन आगे देखो इंडियम, थैलियम, गैलियम, इनमें क्या हो रहा है, तो देखो एल्युमिनियम 1.5, गैलियम 1.6, इंडियम 1.7, थैलियम 1.8। ऐसा क्यों, ये तो बढ़ रहा है। तो बोरान से एल्युमिनियम में घटा क्यों, क्योंकि साइज ज़्यादा हो गया। तो एल्युमिनियम से गैलियम में बढ़ क्यों गया भाई, तो आपको याद है गैलियम और एल्युमिनियम के बीच में 3d इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, याद आया, न्यूक्लियस की ताकत को स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बोलो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर एल्युमिनियम से गैलियम में, गैलियम का कितना हो गया 1.6, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। रीजन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर बोलना है, यहाँ पर ट्रांजिशन वाला कॉन्ट्रैक्शन बोलना है, यहाँ पर ट्रांजिशन वाला कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, पहले बोला है, बताया है आपको, इनके बीच में आएगा 4f इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में आएगा 3d10 इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, याद आ गया। तो एल्युमिनियम और गैलियम के बीच में आएंगे 3d10 इलेक्ट्रॉन, शो करेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट, जिसके कारण उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, गैलियम की ज़्यादा हो गई और गैलियम का साइज भी छोटा हो गया। याद आ गया। अब यहाँ इंडियम और थैलियम के बीच में फिर से देखो चेंज, यानी 1.7 से 1.8 हो गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ गया 4f इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस की ताकत को घटा नहीं पाया, न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई कि नहीं, इसीलिए इसकी बढ़ती हुई दिखाई जा रही है, ठीक है ना। और वही रीजन फिर यहाँ पर आप देखो कार्बन सिलिकन, यहाँ 1.8, 1.8, 1.8, यानी सिलिकन जर्मेनियम और टिन का लगभग बराबर। क्यों, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, तो लेड वाले का ज़्यादा क्यों, ये देखो 1.9, लेड वाले का 1.9 हो गया। क्यों हो गया, अब रीजन फिर वही कि टिन और लेड के बीच में कौन आ गया, 4f, और 4f ने क्या किया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो कर दिया। उस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज तो ठीक है, लेड का बड़ा होता है, टिन से थोड़ा ही बड़ा होता है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण इस लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, ठीक है बेटा। और वही यहाँ पर जर्मेनियम और टिन में फिर पूछता है कि भैया यहाँ ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों, तो बात वही हो गई, कौन सा, ट्रांजिशन इफेक्ट, यानी बीच में आया 3d10 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस की ताकत को स्क्रीन नहीं कर पाया, क्या हुआ, स्ट्रांगली खींच लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, ठीक है ना। अब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रांगली अट्रैक्शन तो बढ़ गया, होना चाहिए था कम लेकिन बढ़ गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन इफेक्ट हो गया। ये क्या, बीच में 3d इलेक्ट्रॉन,
वो न्यूक्लियस की ताकत को घटा ही नहीं पाए। बोले बेटा तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहीं पर आपको याद रखना है कि जो गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गए और ज़्यादातर सवाल इसी एक्सेप्शन पर ही मिलते हैं। अब मैं इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक देखिए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कैसे इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन कर पा रहे हैं। तो देखो बेटा मैं यहाँ पर एक बार मेटल्स को लिख रहा हूँ, आप खुद अच्छे से जान जाओगे। ये देखो लिथियम, बरीलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगला ग्रुप लिखते हैं, ये रहा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है ना। अब बोलो आपको मालूम है ना ये मेटल है, ये बोलो ये नॉन मेटल है। तो देखो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो मिला लो, यहाँ पर देखो आगे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ये देखिए आगे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, आगे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। चलो ऊपर से नीचे देखते हैं भैया। यहाँ पर ऊपर से नीचे आओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नीचे वाले टिन लेड मेटल है ना। यहाँ पर आओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नीचे कौन आया, बिस्मथ। बिस्मथ क्या हुआ, मेटल हुआ ना। इसका मतलब ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये देखो ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो भैया यहाँ पर देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा, यानी नीचे मेटल बढ़ रहा है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पर हम लोग इसको भी बता सकते हैं, ठीक। ये एप्लीकेशन हो गया इनका। देखो बेटा एक और एप्लीकेशन, बॉन्ड लेंथ को भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एलिमेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा हो तो खिंचाव ज़्यादा होगा। तो बोलो साइज छोटा होगा ना, साइज छोटा होगा कि नहीं। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो साइज छोटा होना है, पक्की बात हो गई। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी जितना ज़्यादा दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा। क्लियर हो गया। अब HF में देखें, हमको मिनिमम बॉन्ड लेंथ क्यों मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। देखो जैसे ये 4.0 और ये 2.1, ऐसे देखो ना, ये HCl में ये कितना रहा 3.0 और ये देखो H का हो गया 2.1। तो देखो Cl का कितना हुआ 3.0 और H का कितना हुआ 2.1। यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, HF में डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ पर डिफरेंस कम है। तो भैया डिफरेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो बोलो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा ना। तो HF की बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, HCl की बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई। बोलो क्लियर हो गया। सिंपल, हम लोगों ने इसको बॉन्ड लेंथ से भी कोरिलेट कर लिया। हम लोग इससे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स भी बताते हैं, ठीक है ना। हाइड्राइड बाइनरी कंपाउंड विद हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्राइड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, ये रहा हाइड्राइड में HF, HCl, HBr, HI, ये देखो हाइड्राइड हो गया बेटा, हाइड्राइड। और देखो इधर हाइड्राइड H2O, H2S, H2Se, H2Te, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है ना बेटा। और देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये रहा NH3, PH3, ASH3 और SBH3, BiH3, ये सब क्या हो गई, ये हाइड्राइड हो गए। अब बेटा
हमें देखना है कि हाइड्राइड्स का जो एसिडिक नेचर है वो किस बेस पर हम लोग बताते हैं। एक और हाइड्राइड को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, कौन सा, ये देखो CH4 NH3 और H2O और HF। ये जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो ये भी हाइड्राइड है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। क्यों भाई एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज कर रहा है? ड्यू टू मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा HF में और इसीलिए वो ज़्यादा हुआ। लेकिन वो बात इधर नहीं फॉलो हो रही है, ऊपर से नीचे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा HF में, F की सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ, सबसे कम डिफरेंस यहाँ, लेकिन फिर भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। अब उसका रीजन क्या हो गया? तो यहाँ तो हमने बोल दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें तो नहीं फॉलो हो रहा है। इसमें देखो ना, ये ऑर्डर चल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं चल पा रहा है। ये देखो क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर रीजन है, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी कमजोर हो जाएगी, बॉन्ड बहुत आसानी से टूटता है, इसीलिए इनका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना बेटा? तो यहां पर क्या खास बात हम लोगों को एक ध्यान रखनी है कि यहां देखिए बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी लो बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक, लो बॉन्ड एंथैल्पी रीजन हुआ इसके लिए। लेकिन यहाँ पर इसके लिए क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। किसका? हाइड्राइड्स का। क्लियर? तो ये हाइड्राइड्स के एसिडिक नेचर की बात हो गई भैया। ठीक है ना? अब देखिए नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के नेचर के लिए गैलिस ने और हेनरी स्मिथ ने 2 पॉइंट दिए थे। तो गैलिस वाली अब हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग हेनरी स्मिथ की बात करेंगे। इन्होंने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए एक फार्मूला बता दिया, 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। डेल्टा एक्स यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इसको बेटा ज़्यादा वाले में से कम को घटा लीजिए। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पता लगेगा, उसको इस फार्मूले में रख दो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का पता लग जाएगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना बेटा? अब इसी के बेस पर बोल दिया कि अगर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना 2.1 के आसपास हो, डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 हो, तो क्या होगा, वो कंपाउंड में 50% कोवैलेंट और 50% आयनिक कैरेक्टर होगा, 50% आयनिक होगा। अब इससे ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो क्या हो जाएगा, आयनिक। इससे कम डिफरेंस रहे, ठीक है ना, 0 से लेकर के 2.1, तो इधर क्या होगा, कोवैलेंट विद आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट विद आयनिक कैरेक्टर। ठीक है ना? और यहाँ आयनिक विद कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक, याद रखिएगा कोई भी कंपाउंड हमारा 100% आयनिक नहीं हो सकता। तो फिर से क्या हुआ, 0 से लेकर के अगर 2.1 के बीच में डिफरेंस आए तो कोवैलेंट होगा विद आयनिक कैरेक्टर, और अगर 2.1 से ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो आयनिक होगा विद कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है बेटा? और अगर 2.1 आ जाए तो 50% कोवैलेंट, 50% आयनिक।
ठीक है, ये हेनरी स्मिथ के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। अब देखो बेटा एप्लीकेशन एक और है इसका, हाइड्रोक्साइड का नेचर भी हम लोग जान लेते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा खुद ही। ये जैसे हमने NaOH ले लिया एक एग्जांपल, और एक और ले लिया हमने HOCl, ठीक, दोनों में OH है, ध्यान दीजिएगा दोनों में OH है। तो हम बेस उसको बोलते हैं जो OH माइनस आयन देता है ना, और एसिड उसको बोलते हैं जो H प्लस आयन देता है। तो ध्यान दे बेटा, बॉन्ड वहां से टूटता है जहां पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो यहां पर जरा देखिए, सोडियम का 0.9, ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1। ये देखिए हाइड्रोजन का 2.1, ऑक्सीजन 3.5, Cl 3.0। अब बोलो इनमें इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है? सोडियम और ऑक्सीजन के बीच ज़्यादा है। तो भैया बॉन्ड यहाँ से टूटेगा कि नहीं? तो ये क्या दे देगा हमको, क्या दे देगा हमको? OH माइनस आयन। तो इसी को बोलते हैं कि अगर MOH यहाँ पर MO का डिफरेंस ज़्यादा हो और H का डिफरेंस कम हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वो क्या होगा? बेस होगा। और यहाँ पर चेक कर लो बेटा, अब बोलो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा है कि नहीं? तो ये सॉल्यूशन में क्या देगा? H पॉजिटिव, और क्या देगा उधर से? और Cl निगेटिव, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इसने क्या दे दिया था? OH निगेटिव और Na पॉजिटिव, ऐसे इसने क्या दे दिया? H पॉजिटिव और OCl निगेटिव। क्यों? डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है। तो फिर वही बात आ गई ना, देखो यहाँ पर जैसे हमने ये ले लिया HOA, तो कहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है? H और O के बीच में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और A के बीच में कम डिफरेंस आ रहा है। तो ये वाली बात याद नहीं रहेगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना ही याद कर लो ना, जहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा बॉन्ड वहाँ से टूटेगा, बात खत्म भाई। ये देखो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस, तो ये NaOH दे देगा, क्या? OH माइनस आयन। यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस, तो ये HOCl क्या दे देगा? H प्लस आयन। क्यों? यहीं से बॉन्ड टूटेगा। हो गया सिंपल। अगर यहाँ डिफरेंस ज़्यादा होता तो ये भी OH देता, ये भी बेस होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उसका बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर भी बता सकते हैं। बोलो बता लेंगे ना? अब देखो बेटा एक और पॉइंट आइए। अब हम लोग यहाँ पर ऑक्साइड के नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेटा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 आ जाएगा डेल्टा EN, तो हम उसको एम्फोटेरिक बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। इससे ज़्यादा डिफरेंस आए, इससे कम डिफरेंस आए मेटल के ऑक्साइड का, तो क्या होगा? अब बेटा अगर ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो वो बेसिक हो जाएगा, और कम डिफरेंस आएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। मैं ऑक्सीजन है, नॉन मेटल के साथ जोड़ोगे कम डिफरेंस आएगा, तो इसीलिए नॉन मेटल के साथ ज़्यादातर कौन सा बन जाता है? एसिडिक। और मेटल के साथ ज़्यादातर कौन सा बन जाता है? बेसिक। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। और ये डिफरेंस है तो एम्फोटेरिक। लेकिन आपको बताऊं, जो MgO है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, पता है उसमें डिफरेंस कितना आएगा? जरा चेक कर लो। ये रहा 3.5, ठीक है ना बेटा, और मैग्नीशियम में कितना होगा? 1.2। जहाँ डिफरेंस देखिएगा डेल्टा EN, डेल्टा EN देखिएगा बेटा कितना आया? 2.3। बोलो आया नहीं? 5 में से 2 3 और 3 में से 1 2, करेक्ट। लेकिन ये कैसा होता है? MgO बेसिक होता है। अब बड़ा कंफ्यूजन है यार, क्या माने? तो मुश्किल लग रही है, किसको माने एम्फोटेरिक? यहाँ तो जो आ रहा है वो बेसिक हुआ जा रहा है। तो भाई इसके चक्कर में ही ना पड़ना, सीधा रट्टा मार दे, सीधा रट लो। कैसे है मैं बता देता हूं। ये देखो, ये बेकार गाया जनाबे अली ने ऐसा पंजाबी सॉन्ग सबने सुना। ये देखो, ये फिर से दिख रहा हूं, बेकार गाया
जनाबे अली ने ऐसा पंजाबी सॉन्ग सबने सुना। पता है ये हमारे एम्फोटेरिक होंगे। इतना रट्टा मार लो यार, इसके बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके झंझट में ही ना पड़ो, धोखा है। ये वाला याद कर लो, क्या बेकार गाया जनाबे अली ने ऐसा पंजाबी सॉन्ग सबने सुना। अच्छा ये बातें एनसीईआरटी लिख भी ना आ रही यार, फालतू फंस जाओगे कहीं, है ना। तो इसलिए ये वाला याद रखो, बेकार गाया जनाबे अली ने ऐसा पंजाबी सॉन्ग सबने सुना। ये क्या हो गए, एम्फोटेरिक, ठीक है ना। अब देखो इधर ये एम्फोटेरिक हो गए। अब जब मेटल वाली साइड के हैं ये बेसिक, ये एसिडिक, ये देखो Al2O3 है ना एल्युमिनियम। अली ने क्या हो गया, बेसिक, सॉरी एम्फोटेरिक, बोलो। तो ये वाला मेटल के साथ क्या बना, बेसिक, नॉन मेटल के साथ एसिडिक, और ये जो मेटल है इनके साथ क्या बनेगा, एम्फोटेरिक। हो गया सिंपल, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो बेसिक नेचर इंक्रीज करता है, तो फिर एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड का डिक्रीज करेगा। क्लियर, सिंपल सा, इसी से हम लोग जान जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं पीरियड में जब आगे चलेंगे तो ऑक्साइड का नेचर कौन सा, एसिडिक वाला इंक्रीज करेगा, तो बेसिक वाला डिक्रीज करेगा। हो गया ना सिंपल। चलो देखो, अब यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। देखो सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, यानी ऊपर से नीचे घट रहे हैं ना, सल्फर सबसे ज्यादा हुआ। ये देखो H2SO4, H2Se4, H2Te4, फिर से वही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। मिल गया कि नहीं, ये सभी एग्जाम्पल उसके दिखा दिए, ये सभी एग्जाम्पल उसी के हैं। आप देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा करोगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारा एलिमेंट सेम हो जाए तब। आओ देखो, जैसे एंटीमनी एंटीमनी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा जिस ऑक्साइड का, ठीक है ना, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। देख लो, एंटीमनी Sp2O5 + 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, Sp2O3 + 3, किसका ज्यादा हो गया, Sp2O5 का ज्यादा हो गया। HNO3 HNO2, किसका ज्यादा हो गया, HNO3 का ज्यादा हो गया। क्यों, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल सी बात है, लेकिन ये वाली जो बात है ना, ये किसमें फॉलो नहीं होगी, फास्फोरस के एसिड में। यानी 2-4 रंगबाज मिल ही जाते हैं हर जगह, आया। फास्फोरस के एसिड में फॉलो नहीं होता, बाकी सब में होगा। दिखा रहे हैं आपको, ये देखो HClO4, HClO3, HClO2, HClO, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज्यादा एसिडिक। SO3, SO2, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, इसलिए ज्यादा एसिडिक। बोले बेटा, यहां देखो HOF, HOCl, HOBr, HOI, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसीलिए फ्लोरीन का ज्यादा कर दिया। तो दोनों बातें समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, कब, जब एलिमेंट हमारे हो जाए सेम तब। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ये तो आपके सामने आ गया, बहुत ढेर सारे एग्जांपल। क्लियर। अब देखो बेटा, बहुत छोटा सा एक पॉइंट और, इनका एप्लीकेशन। अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई। हमारे पास मान लो A और X है और ये पानी से रिएक्शन करा रहे हैं, यानी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो भाई ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो जो हाइड्रोजन पॉजिटिव किधर जाएगा, जो मोर निगेटिव हो। सिंपल भाई, ये जो पॉजिटिव है किधर जाएगा, मोर निगेटिव की तरफ, और OH किधर जाएगा, लेस निगेटिव की तरफ। सिंपल सा पढ़ना। जैसे ये देखो BCl3 मैंने ले लिया,
अब बोलो बोरान और Cl में कौन ज्यादा निगेटिव? Cl। जब Cl ज्यादा निगेटिव तो H किसके साथ जाएगा? Cl के साथ ना। तो देखो H Cl के साथ हो गया, B के साथ वो H हो गया, है ना सिंपल फंडा। ये देखना भाई एक और एग्जांपल, यहां देख लो, यहां पर हमने और Cl ले लिया, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं। अब देखो Cl लेस निगेटिव है, ऑक्सीजन मोर निगेटिव है, तो H किसके साथ जाएगा? मोर निगेटिव ऑक्सीजन के साथ ना। तो देखो इस ऑक्सीजन के साथ कौन चला गया? H, और Cl के साथ कौन आ गया? OH बन गया। बोल दिया हाइड्रोलिसिस। कौन सी बड़ी आफत है यार, कौन सी बड़ी आफत है बोलो भैया। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसी के साइड तो पॉजिटिव वाला जाएगा, बन गया। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। ये हाइड्रोलिसिस की बात जोड़ दिया। तो ये हमने आज आपको पूरा सिखा दिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से रिलेटेड पॉइंट। और नेक्स्ट टर्न पर हम आपको इसका सिखाएंगे क्या? क्वेश्चंस।